हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करेंट मुद्दे। करेंट मुद्दे की इस वीडियो सीरीज में हम एसएससी सीजीएल मींस 2022 में 2 मार्च 2023 के दिन जो जीके आई थी उसे डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज होगी जिसमें हम सीजीएल मींस में जो भी शिफ्ट हुई है उनकी जीके को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में आप हमारे ऐप में फ्रीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये एक बाइलिंगुअल सीरीज होगी जिसमें स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों पे होगी, लेकिन मैं इसे आप तक हिंदी पर लेकर आऊंगी। मेरा नाम वारुणी शुक्ला। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देयर इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? Who composed the तबाकत ए नासिरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड? तो सही आंसर इसका क्या? मिन्हास सिराज। ठीक है, स्क्रीन पर और भी नाम दिए हुए हैं जैसे कि क्या? हसन निजामी। देखो, सबसे पहले तो ये पता करो कि हसन निजामी दिल्ली सल्तनत में किसके पीरियड पे थे? पता है आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऐबक के टाइम पर उसके कोर्ट पोएट थे। अच्छा, इनके साथ और कोई था? हाँ, एक नया पोएट का नाम है, नाम याद रखेंगे, फक्र। फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर। अच्छा, ये इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, हसन निजामी की बुक का क्या नाम है? इन्होंने एक बुक भी लिखी थी बहुत फेमस, ताजुल माशिर। ताजुल माशिर। अच्छा, नेक्स्ट नेम दिख रहा है आमिर खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो किसके शिष्य थे? सबसे पहले तो अपन को ये देखना है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया, औलिया के शिष्य थे ये। ठीक है, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एक तो है हश्त, बिशिष्ट आ सकती है ये, और बागो बहार। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट नाम जियाउद्दीन बर्नी। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहादारी। जहादारी। ठीक है, और कौन सी है? तारीख बरमकी। ये एक नई पुस्तक है जो मैं आपको बता रही हूँ, तारीख ए बरमकी। ये आपको अभी ल्यूसेंट या फिर और भी जो रेनाउंड बुक्स चलती हैं जीएस के लिए, उनमें फिलहाल ये वाली बुक नहीं मिलेगी, ना ही ये हश्त, विशिष्ट और बागो बहार जैसी चीज़ों का मेंशन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में तो आपको मालूम है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे, घियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से इनको वहां पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन की पहचान करें। क्या है? इस एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमको एक सही, इसमें जो भी सेंटेंस है उसके बारे में बताना है। तो सही आंसर इसे डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इस सेंटेंस को इन्होंने सही माना है। देखो, रेजिस्टेंस की बात की गई है तो हम उसी पे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, ये तो हमको पता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये इक्वल की फॉर्मेट पे आता है, रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम रो को फॉर्मूले में डिराइव करें तो ओम मीटर। सीधी सी बात है, आर ए बाई एन हो जाएगा। आर को कहते हैं हम, ये है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये क्रॉस हो जाएगा तो ओम मीटर बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल भी लगाना चाहिए? तो सही आंसर इसका आर्द्रे मैरी एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? हाँ, प्राक्कलन समिति क्या है बेसिकली, आपको क्या ये पता है? देखो, ये संसद की तो सबसे बड़ी समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति है ये, ठीक। इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1950 को, इसको चुनाव कराने की मान्यता दी गई थी। 10 अप्रैल 1950 में इसका पहला चुनाव हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम इसके बारे में और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कुल इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। लोकसभा के ही मेंबर रहेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स इसमें नहीं शामिल किए जाते, ठीक है। और इसका चुनाव कैसे होता है? इसका चुनाव हम ये कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का सिद्धांत। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का सिद्धांत इंग्लिश में याद रखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कहा नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और क्या है? सिंगल ट्रांजिटिव वोट कास्टिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल ट्रांजिटिव वोट कास्टिंग सिस्टम के हिसाब से इस पे चुनाव होते हैं। ये क्या काम करती है? वर्ष भर ये अपना काम करती है और इनका काम ये होता है कि संसद में कार्यकुशलता कैसे लेकर आई जाए, संसद के खर्चों में किस तरह से कमी की जाए, इस प्रकार के काम करती है। अच्छा, इनकी जो रिपोर्ट होती है उस पर बहस नहीं होती, बहस नहीं होती है। ये केवल अपनी रिपोर्ट दे दी जाती है, उसमें विचार विमर्श किया जाता है। जो भी विचार करके अगर मान्यता होती है कि भाई हाँ हमें ये काम करना चाहिए, तो संसद सीधे सीधे उस पर अपनी मुहर लगाती है, वरना उसको संसद के पटल पे रखा जाता है और बताया जाता है कि इन इन जो भी आपने बताई गई सजेस्ट किया है हम उसको नहीं मान रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑफ 9th of November 1967। माने ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, शामिल कब किया गया था? 1967 में। और खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन राजस्थान। सेकेंड स्टेटमेंट है ये। थर्ड है द हेडक्वार्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। हाँ, ये गलत है। हाँ, सही आंसर इसका 1 और 2। ये जयपुर में नहीं है, ये नागपुर में है, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड ये नागपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इसका हिंदी फॉर्मेट में है, वेट। ये सही तब होता जब इसका आंसर नागपुर में होता, बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही है। Which part of the Constitution of India consists of the idea of the welfare state? यानी कि भारत के संविधान के किस भाग में एक कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो सही आंसर है इसका भारत की नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अच्छा, तो क्या आप ये बता सकते हो कि किस आर्टिकल में ये? आर्टिकल 38 का फर्स्ट पैरा ये कहता है। और इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं हम। आयरलैंड के संविधान से हमने इसको उठाया है, ठीक है। हमारे पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अच्छा, आर्टिकल 37 ये कहता है कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, याद रखेंगे आप, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में जाके इसको हम लागू नहीं करा सकते, ठीक है। आर्टिकल 36 क्या कहता है? स्टेट को परिभाषित किया गया। स्टेट से तात्पर्य है राज्य की परिभाषा। राज्य पूरा एक भारत है जो कि राज्यों का संघ है, उसकी परिभाषा बताई गई है। अच्छा, अब जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 42nd अमेंडमेंट, आर्टिकल 39 का आया था, 43 का आया था, 48 का आया था। 48 का क्या क्या कहता है?
पर्यावरण को, पशुओं को, वृक्षों को इत्यादि को, हमारे मतलब जो इंडेंजर्ड है ये, इनको खतरों से बचाना, इनकी मतलब सुरक्षा करना इन राज्य का दायित्व होगा, क्योंकि पर्यावरण, पशु पक्षी इत्यादि का रहना भी मनुष्य के लिए बेहद आवश्यक है और इस तरह वृक्षों और पशुओं इत्यादि को भी उनके राइट्स मिले। ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट आया था? 86 आर्टिकल अमेंडमेंट आया था। आर्टिकल 45 में अमेंड किया गया था। पहले क्या कहते थे कि 6 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का राइट देना है। ये तो हमारे 21 के ए में जोड़ा गया। इसके साथ 0 से 6 की आयु के बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करना राज्य का दायित्व बनाया गया। ये तो पेरेंट्स का कर दिया गया और ये राज्य को सौंपी गई इसकी जिम्मेदारी कि राज्य ही ऐसी व्यवस्था बनाएगा। अच्छा, इसी अमेंडमेंट के तहत ही जो क्रैच होते हैं ना, जो क्रैच ऑफिस वगैरह में आप देखते हो, पालना घर वो बच्चों के लिए लगाए जाने की व्यवस्था की गई। राज्य ने ये नियम बनाया। ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट किया? 97th अमेंडमेंट आया। 43 का खा, सहकारी समिति की स्थापना, ये जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? सही आंसर इसका वित्त आयोग है। हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति जी ऐसी सिफारिश करते हैं कि वित्तीय आकलन करने के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करना है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक है। स्क्रीन पर और भी नाम दिए गए। एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165 के तहत इसका गठन होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दिसंबर 2022 से प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके हेड है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। 1992 में इसका गठन हुआ था। इसकी हेड कौन है अभी? मिस खुशबू सुंदर। मिस खुशबू सुंदर। ये कब से? अभी बदली है ये, 2023। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय निवेश कोष के बारे में सही है? 2005 में इसको बनाया गया था। अपनी वार्षिक आय का 75% स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2018 में इसको बंद कर दिया गया था। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि भारत के किस राज्य में है? ठीक है। तो ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ आता है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में रायसेन में है ये। ठीक है। 2003 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। वहीं पे इसकी खोज कब हुई थी? डिस्कवरी कब हुई थी इसकी? बता सकते हो आप? 1957 में हुई थी इसकी डिस्कवरी। ठीक है। यूनेस्को की साइट भी है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिस्ट है कि जिसपे जोड़ी मिलाना है। अच्छा, आगे पीछे हो गई है, देख लेंगे इसको। अगर आपने हमने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, अगर आप उसको ही देख के गए होंगे तो आप इस क्वेश्चन में कर पाने में सफल रहे होंगे। तो सही आंसर इसका क्या है? अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था इस बार? सीमा पुनिया को दिया गया है। द्रोणाचार्य जो नियमित श्रेणी का अवार्ड है वो जीवन ज्योत सिंह तेजा को दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिनेश जवाहरलाल को दिया गया। और ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया गया है? अश्विनी अकुंजी को। ये एक ऑप्शन जो 1 है यहाँ पे
आ गया है, तो आप इस वीडियो में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन सा अधिनियम है? सरल क्वेश्चन था ये। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये क्यों फेमस है? आप तो सब जानते होंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन को मान्यता दी गई थी, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन को मान्यता दी गई थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, ठीक, जो केवल मुस्लिम ही करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी ही अपने मेंबर्स को चुनेगी, ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट रिफॉर्म्स में एक चीज आपको याद रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना गया है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना गया? इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मिंटो जी को माना गया। उस समय मिंटो क्या थे? मिंटो हमारे वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। और मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन 1897 में खोजा गया था, जो पहला विटामिन बी के नाम से जाना जाता था? तो इसको कहा जाता है विटामिन B1, जिसका नाम है थायामिन। अच्छा, स्क्रीन पर और भी नाम दिए गए हैं। बायोटिन, जिसको कहते हैं हम विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7 कहते हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में की गई थी इसकी खोज, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की खोज कब की गई थी, बता सकते हो आप? विटामिन ए 1913 में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी? मैकलम, ठीक है। अच्छा, विटामिन B6 पायरोक्सिन कहते हैं। उसकी खोज कब की गई थी? 1934 में की गई थी। विटामिन B9 भी है, B9, उसको कब खोजा था? 1941 में खोजा गया था, ठीक है। तो आपको ये चीजें नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष एल्बर्ट आइंस्टीन ने भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बेस्ड क्वांटम फॉर्मुलेशन था, उसकी भविष्यवाणी की थी? ओके, तो स्क्रीन पर आपका ईयर दिया हुआ है 1924, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत की रैंक है 10वीं। अच्छा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का इस समय हेड कौन चल रहा है? हेड कौन है? रॉबिन ब्यू। इसके 4 जगह हेडक्वार्टर है, लंदन में एक है हांगकांग में, एक है न्यूयॉर्क में, और दूसरा आखिरी का है चौथा दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? यौन संचारित रोग तक एक संक्रमित व्यक्ति से एक असंक्रमित व्यक्ति को यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित एक संक्रमण है। कथन बी HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी वायरस STD यानी कि यौन संचारित रोग के लिए जिम्मेदार है। तो ये दोनों ही कथन सही है इसके लिए, ठीक है। ये एक यौन संपर्क के माध्यम से, यानी कि आप अगर बात कर रहे हैं किसी को, अगर HIV वो पॉजिटिव है मान लीजिए, ठीक है, या फिर STD कोई भी रोग इससे पॉजिटिव है, आप बात कर रहे हैं, उसका जूठा पानी पी रहे हैं इत्यादि, अगर ऐसे है जिससे संक्रमण फैल सकता है, तो वो आप तक आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें HIV, HPV, हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमण जो होते हैं STD के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर पर स्विच करके प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करते हैं? सही आंसर है इसका एगोनिस्ट। अच्छा, स्क्रीन पर 2 और दिए हुए हैं, अवसाद रोधी, अवसादक। अवसाद रोधी वो होते हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी का शिकार होता है,
तो उसको रिलैक्स करने के लिए दी जाती है, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए दी जाती है। ये होती है एंटी डिप्रेसेंट। और अगर कोई व्यक्ति जो थोड़ा मानसिक रोगी होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत अधिक हंसते हैं, बहुत अधिक बात करते हैं, मतलब बहुत अधिक हम उनके में देखते हैं कि एक्टिविटी फॉर्मेट काफी ज्यादा रहता है पॉजिटिव वे में, तो उनको भी एक रिलैक्स मोड पे, क्योंकि ये भी तो सही नहीं है ना, रिलैक्स करते हुए एब नॉर्मल से नॉर्मल लाने के लिए, एब नॉर्मल से नॉर्मल लाने के लिए डिप्रेजेंट्स का कुछ मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी कुछ हद तक बैन भी है, बिल्कुल मेडिकल मतलब इसके लिए परमिशन लेने के बाद ही आप इसका काम करते हो, वरना काउंसलिंग के ही थ्रू इन दोनों के लिए काम करने की सलाह दी जाती है। हालांकि एंटी डिप्रेसेंट अभी भी नॉर्मली दी जाती है, लेकिन डिप्रेसेंट इतनी आसानी से दी नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार के मौसम की पहचान करें जो कि भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कोल्ड होता है, हॉट होता है, साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो हमारी बारिश होती है उसका सीजन होता है, लेकिन दक्षिण पूर्व का मानसून नहीं होता। उत्तर पूर्व का मानसून होता है जो कि जाड़े के मौसम में आता है, लेकिन दक्षिण पूर्व से मानसून हमारे यहाँ नहीं उठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बंगाल की खाड़ी से उठता है वो बारिश के ही सीजन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी को 2.5 लाख की पेंशन मिलती है, एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी भी, और प्रतिवर्ष 1 लाख तक की इनको कार्यालय व्यय सहित सचिवीय कर्मचारी के हकदार होते हैं। ठीक है, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, स्टीमर से भारत के किसी भी स्थान में ये उच्चतम श्रेणी की मुफ्त यात्रा करते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। अब राष्ट्रपति जी की बात हो रही है तो हम इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, भारत की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो सब राष्ट्रपति के ही नाम से यूज की जाएंगी। आर्टिकल 54 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन होगा, निर्वाचक मंडल का गठन होगा। आर्टिकल 55, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का सिद्धांत यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांजिटिव वोटिंग सिस्टम में इनका वोट मतलब कराया जाएगा और इनका चुनाव होगा। आर्टिकल 56 क्या कहते हैं? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बतलाते हैं। तो वहीं पर आर्टिकल 56 का सेकेंड पैरा क्या कहता है? ये राष्ट्रपति जी को ये पावर देता है कि आप उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति जी को संबोधित करके अपने त्याग पत्र दे सकते हैं। अब आर्टिकल 58 पे आ जाओ। आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने की हमारे पास योग्यताएं क्या क्या है? और आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाअभियोग। राष्ट्रपति पर महाअभियोग, उसका कारण क्या है? केवल एकमात्र कारण है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सितंबर 2022 में जारी HTI को घटते क्रम में आपको जमाना है और इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो हमको तो ये पता है कि टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड। अगर आपको यही पता होगा तो आप इसको बना पाए होंगे। HDI में टॉप किया था स्विट्जरलैंड में। इंडिया का रैंक क्या है? 132 रैंक था इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचाने कि भारत की कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में रबी की फसल जो होती है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है। बिल्कुल ठीक। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली फसलों में धान, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों है। देखिए, जो धान और मक्का है ये खरीफ की फसल है, ठीक। चना इसमें से रबी की फसल है और सरसों रबी की फसल है, ठीक है। तो इन्हें मिक्स कर दिया, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब औस, अमन और बोरो आसाम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की फसल, बिल्कुल सही। बोरो और अमन की फसल तो हमने पढ़ी हुई है, करंट अफेयर्स में भी हमने देखते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल और आसाम की फसल थी धान की, ये हमको जानकारी थी। उड़ीसा के अंतर्गत ये 3 धान की फसल है। तो इस तरह ऑप्शन
सेकेंड यानी कि आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही होगा। ठीक है, अगर आप इसके केवल ऑप्शंस भी देखते तो आप इस क्वेश्चन को बना पाते। देखिए, ऑप्शन 2 तो अपने आप में गलत है, तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में आप स्टेटमेंट 2 को अगर देखते हैं तो है केवल अपना ऑप्शन 2 है जिसमें अपना स्टेटमेंट सेकेंड नहीं है। आप जो भी ध्यान दिए होंगे तो उसको बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की? बहुत सरल, बिहार। सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक स्त्राव होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में ये मददगार होता है। विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल। देखो, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को। अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ठीक, इसकी कमी से क्या होता है? रिप्रोडक्शन पार जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। विटामिन ए, क्या कहा जाता है इसको? रेटिनॉल। इससे क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और क्या होता है? ज़ेरोफ्थैल्मिया करके एक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2022 में किए गए अटल पेंशन योजना में जो परिवर्तन है उसमें कौन में से कौन सा कथन सही है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए सही है कि नए मानदंड के अनुसार कोई भी नागरिक जो कि आयकर दाता है या रहा है 1 अक्टूबर 2022 के बाद अब इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, हम अटल पेंशन योजना को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये पेंशन योजना? 1 जून 2015 से इसको लागू किया गया था, जिसमें 60 वर्ष के बाद पेंशन का प्रावधान रखा गया। कोई व्यक्ति अगर 60 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेता है तो उसको पेंशन का प्रावधान है। 18 से 40 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति है इसमें शामिल हो सकते थे। जिस प्रकार की आप प्रीमियम पॉलिसी को ज्वाइन करते उस हिसाब से आपको 1000, 2000 या फिर 5000 रुपीज का आपको पेंशन मिलता। अगर प्रीमियम लेने वाले व्यक्ति की बीच पे ही मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये पेंशन का प्रावधान था। अगर उसकी भी मृत्यु हो जाती तो सब नॉमिनी का भी प्रावधान रखा गया था जिसको ये पेंशन दी जाती। तो अब नए मानदंड के अनुसार क्या हो गया कि अगर आप इनकम टैक्स पेई हो तो आपको 1 अक्टूबर 2022 के बाद इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? देखिए, सही आंसर है इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। पूंजीगत व्यय वे वह होते हैं जिसमें अपना आप एक कैपिटल लगाते हो, कैपिटल फॉर्मेट, एक बड़ी राशि को आपको लगाना पड़ता है और धीरे धीरे उसमें व्यय होता रहता है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वो राशि कम पड़ती है तो हमें दूसरी एक नई राशि को भी लगाना होता है। संसद से उसके लिए भी हमको मान्यता लेनी पड़ती है और उसको फंड को निकालते हैं फिर इसमें देते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक सॉल्व करने के लिए आया है कि 18 वोल्ट की एक बैटरी पर कार्य करने वाला प्रकाश का जो बल्ब है ये 3 एम्पियर की है, तो आप इसका रेजिस्टेंस बताएं। तो बहुत सिंपल था, 18/3 V/A लगाना था R के लिए, 18/3 तो 6 आपका आंसर है। सो इस तरह ये वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगी। सो कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग करेंट बोथ।